क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग को संक्षेपण में दिक्कत हो रही है। देखिए, ऐसा है, पहले बात को समझ कि संक्षेपण 100, 200, 300, 500 भी आपको करा दे तो ये जरूरी नहीं है कि वही पूछे। तो ये जो है, मैं 2-4 जरूर करा दूंगा, लेकिन आप जो है अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और कोशिश करिए संक्षेपण करने का। मैं पहले कह चुका हूं कि जितने परीक्षार्थी होंगे CSIR के, सारी की कॉपियां मिला दी जाए, किसी का संक्षेपण आपस में मिलेगा नहीं, लेकिन शीर्षक कुछ के मिल जाएंगे, सबके नहीं मिले। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि किसी का संक्षेपण गलत हो गया, शीर्षक गलत हो। हाँ, एक्यूरेसी में अंतर है, कोई ज्यादा एक्यूरेट होगा, कोई कम एक्यूरेट होगा, लेकिन संक्षेपण के नियम को आप नहीं तोड़िएगा। 1/3 में बात कहिएगा तो बहुत ज्यादा यही हो सकता है कि 1-2 महत्वपूर्ण बात छूट जाए, यही हो सकता है ना, तो थोड़ा सा कम वेटेज मिले। लेकिन संक्षेपण का जो रूल है उसको आप फॉलो करते हैं तो संक्षेपण में मार्क्स आएंगे। भाषा केवल शुद्ध होनी चाहिए, बात को पलटिएगा नहीं। वह कह रहा है कुछ और, आप कुछ और मत कह दीजिएगा। नहीं समझ में आएगी तो उसी की पंक्तियां उठाइएगा, कम से कम न से तो अच्छा होगा। तो ये सब कारण है। थोड़ा सा कम देगा। संक्षेपण जो है, ये साहित्य की जितनी विधा है उसमें सबसे कठिन है संक्षेपण और लघु कथा। लघु कथा, छोटी कहानी बहुत कम लोग लिख पाते हैं और संक्षेपण भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। ना केवल विद्यार्थी बल्कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनको दिया जाए तो एक्यूरेसी में संक्षेपण कर देंगे पहली ही बार में। ये मुश्किल काम है। मैंने कहा ना, संक्षेपण का सही नियम है कि रफ करिए, फिर मार्क पढ़ कर देखिए कि कौन सी महत्वपूर्ण बात हमने छोड़ दी, फिर उसको ऐड करिए, तब फिनिश करके लिखिए। लेकिन परीक्षा की मानसिकता ऐसी होती है और परीक्षा में टाइम इतना लिमिट होता है कि हम उसे नहीं पूरा कर सके। बैंकिंग की परीक्षा जब अलग अलग होती थी, आजकल क्या उसका मोड है पता नहीं मुझे, तो उसमें एक पूछता था कलर्कियल एप्टीट्यूड। उसका क्या मतलब था? तो एक तरफ मेरा नाम और पता लिख दिया, मेरा नाम और पता एक तरफ लिख दिया, अब मेरे नाम पता का ही 4 विकल्प यहाँ लिख दिया, अब 3 में कोई ना कोई एरर कर दिया, एक इससे एकदम मिलता जुलता। तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, जिसको अंग्रेजी आती हो पढ़ने या हिंदी पढ़ने आती हो, मतलब उसको लैंग्वेज पर कमांड भी नहीं हो, केवल नाम पता पढ़ने आता हो, तो कौन सा ऐसा आदमी है जो उसको नहीं? तो एक सामान्य आदमी को भी दे दिया जाए तो अक्षर से मिलाकर अक्षर को मिला देगा कि इसका अक्षर मिला हुआ। तो लेकिन उसमें फैक्टर क्या होता है? टाइम। टाइम बहुत कम रहता है, उतने ही समय में मिला। क्यों पूछता था वो? उसका रीजन होता है, जैसे कैश काउंटर पर आप बैठेंगे
आजकल ना गिनती की मशीन आ गई, फिर भी गिनती की मशीन आ गई है तो भी उसमें फॉल्ट हो सकता है। कभी वो 100 को 1000 गिन सकता है, मशीन अगर गड़बड़ होगी तो कैश काउंटर पर आप बैठे हैं, कोई डिपॉजिट आया है वो लेना है या कोई विड्रॉल आया है वो देना है, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया नहीं रहेगा तो आपको 500 रुपया ही देना है विड्रॉवल, तो 5 बार आप गिनिएगा। तो 5 बार गिनिएगा तो क्यू जो है, केवल वही आदमी तो लेने आया नहीं पैसा। आजकल एटीएम वगैरह हो गए, जिस समय वो क्लर्कियल एप्टीट्यूड पूछता था उस समय एक ही तरीका था कि या तो विड्रॉल फॉर्म से या चेक से आप बैंक में ही जाकर पैसे निकाल सकते, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो लंबी लंबी कतार लगती थी। तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप 5000 किसी को गिनकर देने में बहुत सारा टाइम लगा दीजिए। तो पीछे क्यू में जो, तो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक डीलिंग है, तो पीछे जो क्यू में है वो हल्ला करेगा, कहेगा इस आदमी को काउंटर से हटाओ भाई, ये पैसा ही नहीं गिन पाता है। तो वो क्लर्कियल एप्टीट्यूड उसके कॉन्फिडेंस लेवल को नापता था। एक बार में ओके किया, 1 2 3 4 5 6 7 5000 लो, रबर में लगा के फट से दी, अगले को डील किया। तो जिस सिस्टम की जो जरूरत है उसके हिसाब से उसका कैरिकुलम डिजाइन किया जाता है, और वही बात उससे पूछी जाती है। समझ में आया ना? तो उसी तरह से आपका जो काम है, आप एसओ होंगे, एएसओ होंगे, तो आपको आपके सामने से बहुत सारे फाइल गुजरे, आपसे नीचे भी उसमें कर्मचारी होंगे जो क्लर्क कहलाएंगे, लिपिक। तो लिपिक कहलाएंगे, वो लिपिक जो भी फाइल होगा वो आप तक पहुंचाए एएसओ को। एएसओ जब फिनिश कर देगा, जैसे फाइल में ये दाएं तरफ पेजेस लगे रहते जितना उस केस से संबंधित है, अब बाईं तरफ टिप्पणी लगी रहती, पहले किसने क्या लिखा है उस पर और किसने क्या लिखा है। तो आप बाएं तरफ एक टिप्पणी लिखकर उसमें डालिएगा, सेक्शनल ऑफिसर को दीजिएगा, वो देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, अगर ओके है तो साइन करेगा, फिर सेक्रेटरी लेवल, अंडर सेक्रेटरी लेवल पर वो पहुंचा देगा। अंडर सेक्रेटरी फिर देखेगा कि किसको भेजना है, वो प्रोसेसिंग होती है। सचिवालय वगैरह में एक ही चीज को अनेक फाइलों से गुजरना होता है, ऊपर के अधिकारी को उतने फाइलों को लगातार पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। ऐसे भी सरकारी जो हमारे कार्यालय है उनकी स्थिति आप जानते हैं। अभी तो बहुत कुछ ठीक हो गया है, नहीं तो अराइवल टाइम यदि 9 AM है तो पान पान खाते हुए 11:30 12 बजे तक ऑफिस में आते थे। तो एक फाइल को उल्टा पुल्टा दो एक लोग आए कि सर मेरे काम का क्या हुआ, कहा कि अगले हफ्ते निश्चिंत से आइए। निश्चिंत शब्द वो जोड़ कर रखते हैं, अगले वो निश्चिंत हफ्ता कभी नहीं आता, अगले हफ्ते निश्चिंत से आइए ना, बाहर निकल जाएगा, आप ही का पान खाएगा। फिर पान खाते आया, नाश्ता पानी किया, तब तक 4 बज गए। तो किसी का ट्रेन समस्तीपुर का है, किसी का ट्रेन मुजफ्फरपुर का है, ऑफिस 5 बजे छोड़ना है, लेकिन अपने अधिकारी को कहा कि सर ट्रेन छूट जाए, ठीक है निकलिए मैं देख लूँ। ये हमारा प्राय कल्चर है, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है।
केदारनाथ सिंह जी ने लिखा कि रात हुआ, रात हुई अब मैं जाता हूँ, सॉरी शाम हुई अब मैं जाता हूँ, आने जाने का वेतन पाता हूँ। शहर में रात उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। जेएनयू के एचओडी थे हिंदी विभाग के डॉक्टर केदारनाथ सिंह, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, बड़े कवि हैं। बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर है। यहाँ से वो कविता शुरू होती है और जब लास्ट होती है तो बहुत वजनदार पंक्ति है, जब आंख लगे तब सुनना धीरे धीरे, किस कदर रात भर बजती है जंजीरें। केदारनाथ सिंह। तो ये हम जो दिन भर जो कुकृत्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, झांसा देते हैं, ठगते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, रात के एकांत में जब हम सोने जाते हैं तो वो सारी चीजें हमें परेशान करती हैं। आंख लगती है टूटती है, आंख लगती है टूटती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमने गलती की है। नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यही है हमारा वातावरण। अब ये कहानी सुनाने की जगह नहीं है, ये क्लास जो है दूसरे मोड का है। आपको अपने लक्ष्य को अचीव करना है, लेकिन समय मिले तो एक कहानी पढ़िएगा जरूर। वो कहानी है जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र की कहानी। जामुन का पेड़, सचिवालय के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिरा है, उसमें एक आदमी दब गया है। उस आदमी को निकालने में जो प्रोसेसिंग हुई है, उस प्रोसेसिंग से पता चल जाएगा कि हमारी सरकारी व्यवस्था किस तरह से काम करती है। बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी, यद्यपि वो अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सरकारी व्यवस्था को तार तार कर दिया है कृष्णचंद्र ने। चलिए, अब वही गद्यांश मैं नहीं करा रहा हूं, उसमें भी करा दूंगा। एक गद्यांश मैं करा रहा हूं जो पहले आपको गद्यांश लिखना है और फिर उसका उत्तर भी लिखना है। आप गद्यांश फटाफट लिखिए। लिखिए, शहर या गांव के विकास के लिए, शहर या गांव के विकास के लिए, शहर या गांव के विकास के लिए, शहर या गांव के विकास के लिए प्रथम तथा अन्यतम कर्तव्य है कि, शहर या गांव के विकास के लिए प्रथम तथा अन्यतम कर्तव्य है कि जनसाधारण को शिक्षित किया जाए। शहर या गांव के विकास के लिए प्रथम और अन्यतम कर्तव्य है कि जनसाधारण को शिक्षित किया जाए। पूर्ण विराम। जनसाधारण को शिक्षित किया जाए। पूर्ण विराम। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। पूर्ण विराम। इसके बाद ही
इसके बाद ही जल आपूर्ति, जल और आपूर्ति के बीच हाइफन, इसके बाद ही जल आपूर्ति, सफाई तथा स्वास्थ्य आदि बाद के कदम हैं। स्वास्थ्य आदि बाद के कदम हैं। स्वास्थ्य आदि बाद के कदम हैं। बाद के कदम हैं, कौमा, जो विचारणीय है। स्वास्थ्य आदि बाद के कदम हैं जो विचारणीय है। पूर्ण विराम। विशुद्ध जल के सभी स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। विशुद्ध जल के सभी स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। विशुद्ध जल के सभी स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता को विशुद्ध जल मिल सके। जिससे कि जनता को विशुद्ध जल मिल सके। हाँ, विशुद्ध जल मिल सके। पूर्ण विराम। सड़कों तथा नालियों का जनता को विशुद्ध जल मिल सके। पूर्ण विराम। सड़कों तथा नालियों का गांव या शहर में सड़कों तथा नालियों का गांव या शहर में निर्माण एवं पुनर्निर्माण होना चाहिए। निर्माण एवं पुनर्निर्माण होना चाहिए। निर्माण एवं पुनर्निर्माण होना चाहिए। पूर्ण विराम। मिलावट की खाद्य सामग्री के कारण जिस स्थान की जनता मिलावट की खाद्य सामग्री के कारण जिस स्थान की जनता विविध रोगों से आक्रांत है, वहां विशुद्ध खाद्य सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां विशुद्ध खाद्य सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। आपूर्ति रसोई का आपूर्ति की, वहां विशुद्ध खाद्य सामग्री आपूर्ति की रसोईकार ऊपर आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्ण विराम।
पारस्परिक सहयोग की भावना का प्रसार होना चाहिए। पारस्परिक, परस्पर से बना है सब। पारस्परिक सहयोग की भावना का प्रसार होना चाहिए। पूर्ण विराम। सहयोग भावना का प्रसार होना चाहिए। पूर्ण विराम। समाज के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में इस बात का अलख जगा देना चाहिए अलख जगा देना चाहिए जिससे कि सब लोग आपस में, जिससे कि सब लोग आपस में पैसे या शरीर से, जिससे कि सब लोग आपस में पैसे या शरीर से एक दूसरे की सहायता करें। एक दूसरे की सहायता करें। पुनः विराम। धर्मांधता की रोकथाम होनी चाहिए। धर्मांधता, धर्म जोर अंधता, धर्मांधता की रोकथाम होनी चाहिए। धर्मांधता की रोकथाम होनी चाहिए। पूर्ण विराम। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्ण विराम। समाचार पत्रों की पहुंच, समाचार पत्रों की पहुंच सभी जगह हो, पुस्तकालय हर कोने में खुले, पूर्ण विराम। शिक्षित लोगों का गांव की जनता से बराबर संपर्क बना रहे, इसका भी प्रयत्न होना चाहिए। गांव के जनता से, शिक्षित लोगों का गांव की जनता से बराबर संपर्क बना रहे, इसका भी प्रयत्न होना चाहिए। हो गया? पूर्ण, हाँ, रह के बाद कॉमा। पूर्ण विराम। प्रश्न लिखिए नीचे। नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। उपर्युक्त, जो ऊपर कहा गया हो उसको कहते हैं उपर्युक्त। उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। नंबर 2, उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए।
पहला नंबर प्रश्न है। दूसरा, उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त मतलब सही उपयुक्त शीर्षक दीजिए। पहले तो ध्यान देना है कि उपर्युक्त और उपयुक्त में अंतर है। उपर्युक्त है ऊपर कहा गया और उपयुक्त है सही। अब ये सिचुएशन हो सकता है कि गद्यांश के बाद प्रश्न लिखा रहे, जैसे अभी मैंने लिखा है। तो अब नीचे जो जगह है उसमें ऑर्डर ये नहीं रहेगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को आप सॉल्व करिएगा तो प्रश्न 1 में आप गद्यांश लिखिएगा उत्तर में, आप प्रश्न 2 में आप शीर्षक लिखिएगा। ऐसे लिखना नहीं, लिखना वैसे ही है। शीर्षक ऊपर डालेंगे और गद्यांश नीचे लिखेंगे, दोनों प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। कभी कहेगा निम्नलिखित अवतरण का मतलब पहले प्रश्न कर देगा बाद में अंश देगा, और कभी पहले अंश लिख देकर बाद में प्रश्न करेगा। तो ये दोनों मोड से हम लोगों को परिचित होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिखाया। आपके भी जो पीडीएफ मिले हुए हैं तो पूरा तौलिया है। तो अब इसमें देखिए कि महत्वपूर्ण बात गद्यांश में क्या है, कोई मुझे बताइए। मुख्य विषय गद्यांश का क्या है? मतलब ये जन सामान्य या जन साधारण के उन्नति या विकास की बात कर रहे हैं कि क्या क्या किया जाएगा कि उनकी उन्नति होगी। इसमें सबसे प्रमुख बात उन्होंने शिक्षा की कही। तो इसी तरह विषय पर सोचना चाहिए, उसी तरह सोचकर उत्तर करना चाहिए। अब एक शीर्षक इसका हो सकता है जनसाधारण की उन्नति। तीन शब्द के शीर्षक हो गए हमारे। अब उसके बाद यहां से हम शीर्षक और संक्षेपण में अंतर देखना चाहिए। उसी लाइन में वो मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे प्राथमिक शिक्षा और जागरूकता अगर डालते हैं शीर्षक तो नजदीकी शीर्षक होगा, लेकिन ये टोटलिटी में ये बता रहा है कि आम आदमी की उन्नति कैसे हो सकती। तो अगर आप जनसाधारण की उन्नति नहीं तो जनता की उन्नति, आम आदमी की उन्नति, ऐसे शीर्षक अगर आप डालते हैं तो ये ज्यादा परफेक्ट होगा। जो शीर्षक आपने दिया है वो गलत नहीं है, लेकिन फुल मार्क्स का शीर्षक हो नहीं। शीर्षक के लिए जो मार्क्स होंगे उसमें से थोड़े रिड्यूस हो जाए। लिखिए, जनसाधारण की उन्नति के लिए अंडरलाइन नहीं करना, तो भी अंडरलाइन नहीं करना है। लेखन में उसमें बीच में बॉक्स वाली कॉपी नहीं रहेगी, उसको बीच में लिखेंगे, कॉपी के बीच में, और स्पेस देख के फिर यहां से बाएं से लिखेंगे।
कोई अंडरलाइन अंडर मार्क नहीं करना है। वो यूएफएम का मामला होता है, गलती से भी वो नहीं कीजिए। अब 1 नंबर 2 नंबर नहीं करना है। ये अंडरस्टूड है कि अपने आप 1 नंबर 2 नंबर का उत्तर मिल गया। संक्षेपण में इसी तरह से प्रश्न या एक ही में मिला देगा। उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण करते हुए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। एक प्रश्न भी हो सकता है। लिखिए, जनसाधारण की उन्नति के लिए शीर्षक लिख के नहीं देना, डायरेक्ट लिखना। हाँ, वैसा नहीं करना है। वो प्राथमिक लेवल पर स्टूडेंट्स को सिखलाने के लिए वो सब तरीका दिया जाता है। स्टैंडर्ड आंसर करने में वैसा नहीं देना है कि शीर्षक, तब तो नीचे ये भी लिखना पड़ेगा संक्षेपण, पड़ेगा कि नहीं? वो नहीं करना है। लिखिए, जनसाधारण की उन्नति के लिए प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम को हाइफन से जोड़ देंगे तो एक शब्द होगा। कम से कम नागरिक कर्तव्य सिखाने के लिए अनिवार्य है। कम से कम नागरिक कर्तव्य सिखाने के लिए अनिवार्य है। पूर्ण विराम। उसके बाद विशुद्ध जल कौमा खाद्य सामग्री की आपूर्ति कौमा स्वास्थ्य कौमा सड़क एवं नाली कौमा सहकारिता 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 कौमा समाचार पत्र कौमा पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं का स्थान आता है। पूर्ण विराम। अन्य सुविधाओं का स्थान आता है। पूर्ण विराम। धर्मांधता तथा गंदगी से बचाव अनिवार्य है। धर्मांधता, धर्म जोर अंध जोड़ता, आधा न भी लिख सकते हैं। धर्मांधता तथा गंदगी से बचाव अनिवार्य है। पूर्ण विराम। इन सभी उद्देश्यों के प्रति से बचाव अनिवार्य है, कौमा
इन सभी उद्देश्यों के प्रति स्थानीय स्वशासन को सतर्क रहना चाहिए। हो गया। अब नीचे दाएं में यहां लिखिए, थोड़ा सा गैप छोड़ के, एक गैप छोड़ के, मूलांश के शब्द 180 81 हो। संक्षेपण के शब्द आप खुद गिनिए और लिखिए। साठ 61 के आसपास आना चाहिए। ये एग्जैक्ट गिनना है। 60 है ना। शीर्षक अलग से हो, नहीं, शीर्षक के लिए तो अलग से मान। वही हो गया ना विशुद्ध भोजन। जैसे अब आप मूल को पढ़कर देखिए और ध्यान दीजिए कि उसमें से कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं छोड़ी गई। एक में आएगा, हाइफन से जोड़ दिए। नहीं, 57 है। अच्छा, अब देखिए, जैसे आपसी मेल मिलाप और सहयोग भावना को सहकारिता कहते हैं। पारस्परिक पारस्परिक जो हमारा संबंध होना चाहिए, समाज में एक दूसरे को शरीर और रुपये पैसे जैसे भी हो मदद करना चाहिए, इसी को कहते हैं सहकारिता। तो जितने भी मेन जितनी बातें वो सारी आ गई और 180 शब्द आ गया 57-58 शब्द में। शीर्षक लेकर 60 61 शब्द में आ गया। तो शीर्षक को आपको अलग ही रखना है। संक्षेपण 1/3 में होगा, शीर्षक उसमें काउंटेबल नहीं। तो मुझे लगता है कि 1/3 से भी 1-2 कम ही गया। तो लेकिन वो एक्यूरेसी में है क्योंकि सारी बात कह दी गई है। तो यही आपको प्रयत्न करना, डरना नहीं। ज्यादा से ज्यादा बातों को कम से कम शब्दों में समाहित कर लेना है और ध्यान रखना है कि भाषा अस्पष्ट नहीं रह जाए, बात समझ में आ जाए, इसका ध्यान रखना है। तो ये ध्यान आप जो ही रखेंगे आपका संक्षेपण परफेक्ट होने लगेगा। मैं 2 3 4 जरूर करा दूंगा आपको, लेकिन मेरा अपना एडवाइस है कि जितने संक्षेपण आपको दिए गए हैं उसको एकदम बोल्डली आप संक्षेपण कीजिए ही। एक बार नहीं, 2 प्रैक्टिस लीजिए। और उसके अलावा कोई भी अखबार आजकल नेट पर भी उपलब्ध है। तो अखबार जो मुख्य हिंदी के अखबार हैं सब वेबसाइट पर है, सब न सब उपलब्ध है। तो एक पेज अखबार का होता है एडिटोरियल, होता है ना। बीच का पन्ना, मतलब 24 पेज का अखबार है तो 12वें पन्ने पर जाकर वो मिले।
लेफ्ट साइड में एडिटोरियल आता है और राइट साइड में आर्टिकल और फीचर आता है नीचे। तो पूरा का पूरा एडिटोरियल आपको नहीं लेना है, मैक्सिमम 250-300 शब्द आपको उसमें से लेना है और उसका संक्षेपण करके देखना है। इससे 2 लाभ मिलेंगे, 3 लाभ मिलेंगे। एक तो आपकी भाषा अच्छी हो, दूसरा वर्तमान में जो घटना है प्रमुख वही एडिटोरियल का विषय बनती है। तो वर्तमान की घटनाओं से आपका संबंध रहेगा। तो मे बी कि अगर निबंध पूछे तो अगर आप एडिटोरियल पढ़े रहेंगे तो उसके बारे में एक रफ आइडिया आपके पास रहेगा। और तीसरा क्या होगा कि संक्षेपण करने का सलीका आपको आएगा। ये ज्यादा से ज्यादा खुद से करने की चीज है। मैं इनोसेंटली बताता हूँ, प्रोफेशनली बताऊंगा तो ये कहूंगा कि अच्छा 20 मैं करा दूंगा, उसी से हो जाएगा, ये झूठ बात। संक्षेपण किसी का लड़ जाता है तो इसको 8वां आश्चर्य समझना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि वो जो सोचता है वो जहां से लेगा मैं भी वहीं से लूंगा? ये तो संभव नहीं है। दुनिया भर की निबंध की किताबें हैं, वहां से लेते हैं संक्षेपण। जहां घुमावदार भाषा रहती है बहुत, उसको संक्षेपण का अंश बनाया जाता है कि विद्यार्थी भाषा को चीर कर भाव को निकाल पाता है या नहीं। इसीलिए संक्षेपण पूछते हैं कि आप भाषा समझते हैं कि संक्षेपण का ऑप्शन नहीं दे, संक्षेपण का ऑप्शन नहीं। हाँ, उसी का करना होगा आपको। 30 मार्क्स है तो मार्क्स वैल्यू अच्छा है उसका। निबंध भी 2 है 50-50 अंक के, उसके भी मार्क्स वैल्यू अच्छे। 30 मार्क्स है इसका, 20 मार्क्स है पत्र का। कोई ऐसा नहीं है जिसका वैल्यू कम है। जहाँ एक एक नंबर से विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी छटते और चुनाते हैं, वहां सब इक्वल है। किसी चीज को हम कम महत्व नहीं दे सकते। तो आपका पत्र भी चलेगा। अब सभी चीजों से लगभग आप परिचित हो चुके हैं, तो आपका पत्र भी चलेगा, निबंध भी चलेगा और संक्षेपण भी चलेगा। अब तीनों चीजें साथ चलेगी। पत्र में कुछ कॉन्फिडेंस आया है, लगता है कि अब हम लिख पाएंगे, आया है ना? तो और एक दो, अब मैं साधारण पत्र नहीं लिखा, अब मैं कॉम्प्लिकेटेड लिखाऊंगा। हाँ, बस वो वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड मैं लिखाऊंगा, सिचुएशनल, सिचुएशन डाल डालकर, ताकि वो भ्रम भी आपका टूट जाए। तो पत्र ठीक हो जाएगा, संक्षेपण ठीक हो जाएगा। निबंध 100 मार्क्स का है हमारा। हाँ, हाँ, चूंकि ऊपर जो वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा था, अतुल कश्यप क्षेत्रीय निदेशक है। हाँ, निदेशक, तो क्षेत्रीय निदेशक है मुंबई कार्यालय का। अब वो लिख रहा है महानिदेशक को, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। तो जब अधिकारी अधिकारी को लिखेगा तब अपना पद नाम लिखेगा ना नीचे। आप एज ए एप्लीकेंट लिखिएगा तो आपका तो कोई पद नाम है ही नहीं। एज ए स्टूडेंट लिखिएगा, एज ए नागरिक लिखिएगा,
तब तो आपका कोई पद नाम नहीं रहेगा, इसलिए आप पर लागू नहीं होगा। लेकिन एक ऑफिस का अधिकारी अगर दूसरे ऑफिस के अधिकारी को लिखेगा तब तो लिखेगा ना। अब आप कोई एनजीओ चलाते हैं, आप किसी समस्या को लेकर आप सरकार को पत्र लिखते हैं, तो आप लिखिएगा ना अपने नाम के नीचे कि उस एनजीओ के आप हैं क्या, आप अध्यक्ष हैं कि सचिव हैं कि कोषाध्यक्ष हैं कि वरीय सदस्य हैं। जो ही संस्था की ओर से आप लिखिएगा तो आपको अपने नाम के नीचे अपना पदनाम भी देना। भले ही आप किसी एनजीओ के ही क्यों नहीं हो, सचिव हैं तो लिखना पड़ेगा। आप अपने फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और आप राज्य के खेल मंत्री से कुछ आग्रह कर रहे हैं अपने टीम को प्रमोट करने के लिए, तो लास्ट में अपना नाम देकर लिखिएगा ना कि उस टीम की, जिस टीम का ऊपर ही प्रेस दीजिएगा तो नीचे पद नाम लिखिएगा ना, कप्तान लिखेगा कि नहीं, बस वही लागू हुआ। इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मैं देखता हूं जैसे वर्कलोड बहुत रहता है, बहुत प्रेशर में रहता हूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि दोनों तरह से, क्लास से भी और कुछ पीडीएफ मटेरियल से भी, जितना जरूरी होगा उतना आप तक मैं पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता रहूं, उसमें कोई दो मत नहीं है। अब थोड़ा सा क्लास कर लेंगे ना, अब धीरे धीरे पहले की अपेक्षा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अच्छा हो रहा होगा। मुझे जो लगता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि नहीं मैं पहले से बेहतर नहीं हुआ हूं या वहीं का वहीं, मैं ईमानदार बात पूछता हूं, समीक्षा कर रहा हूं अपने क्लास की, किसी को ऐसा लगता है कि मैं जहां से चला था अभी वहीं हूं? एनीवन? कोई भी? देखिए, और नया आप लिखिए या नहीं लिखिए, नया लिखिए तो और अच्छा है। जितने निबंध आपको गए 3 ही गए होंगे, आप लिख कर देखिए। पत्र जितने आपने लिखे हैं क्लास में फिर से लिख कर देखिए। संक्षेपण जो आपको पीडीएफ है, राम रहीम गलत ही होगा ना, गलत तो होगा नहीं, एक्यूरेसी में अंतर है। नहीं, उसको देख कर लिखेंगे तो गलत कैसे होगा? जैसे उस मूल विषय पर हमारा ध्यान है कि शिक्षा की बात हो रही है, तो हम राजनीति की बात थोड़े उसमें करेंगे। एक्यूरेसी में अंतर आ सकता है कि कितना हमने उसको कवर कर लिया कम शब्द, अपनी बात कोई जोड़नी नहीं है उसमें। तो जब अपनी बात जोड़िएगा नहीं तो संक्षेपण 40% ठीक होगा, 50% ठीक होगा, 60% ठीक होगा, 70% ठीक होगा, 80% ठीक होगा, 90% ठीक होगा, किसी किसी का 100% भी ठीक होगा। लेकिन ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनका 100% ठीक, क्योंकि एक ऐसे ही एक कठिन काम है। उस दिन बोर्ड पर मैंने करके दिखाया था ना, तो मुझसे ही 2 चीज लॉस हुआ था ना, 2 चीज लॉस हुआ था ना। उसको फिर रिपीट अगर हम लोग नहीं दोहराते या मैं ईमानदारी से आपको नहीं बताता, एकदम अड़ा रहता कि नहीं मैंने कर दिया है भाई ठीक, तो ये तो झूठ होता ना। 2 चीज लॉस हुआ। कोई भी आदमी संक्षेपण जब करेगा तो संक्षेपण का तरीका है पहले रफ करना, और रफ को फिर से मूलांश को पढ़कर मिलाना कि कोई जरूरी बात हमने छोड़ तो नहीं दी, कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई है जो इसमें थी नहीं मैंने कह दी है, तब उसको फिर फेयर करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि परीक्षा में उतना टाइम आपको
नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए मैं उस पर बल नहीं दे रहा हूं। तो पहले आप जितना अभ्यास कर लीजिएगा उतने आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। इसलिए जो आपको संक्षेपण दिए गए उसका प्रैक्टिस तो कर ही लीजिए। आप किसी भी अखबार का एडिटोरियल का 250-300 शब्द वैसा लीजिएगा जिसका सेंस मिल जाए। ऐसा ना कि ऐसे जगह से उठा लीजिएगा कि ऊपर भी सही नहीं हो और नीचे मतलब अधूरा रहेगा, तो आपको कैसे उसको पूरा करिएगा। वो एक संजा जिसका सेंस मिल जाए उसको उठा के उसका संक्षेपण करके देखिए, बहुत कंफर्टेबल फील करिए। और ये एक ऐसी चीज है कि जितना आप कीजिएगा उतना अच्छा हो। ऐसे ये बातें तीनों बात पर लागू होती है। पत्र भी जितना आपकी, हाँ, प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए। फॉर्मेट मैंने बता दिया कि यही तरीका होगा संक्षेपण लिखने का। पत्र का फॉर्मेट हमने बता दिया कि यही तरीका होगा। और निबंध का कोई फॉर्मेट नहीं। निबंध हम बिंदास हो सकते हैं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं ले जाकर पटक दे सकते हैं। केवल अप्रोच हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। शुरू में एक प्लेटफॉर्म करेंगे, बीच में विश्लेषण करेंगे तो अच्छाई और बुराई दोनों दिखाएंगे, लेकिन मैं शैली में नहीं दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से वो बात नहीं करेंगे, हम जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे राजनीति का अपराधीकरण, इसी पर हम अगर निबंध लिख रहे हैं तो हम गिन गिन कर नहीं गिनाएंगे कि राम प्रसाद जी को ले लिया गया जो बहुत अपराधी थे, श्याम प्रसाद जी को ले लिया गया जिन्होंने 3 खून किए थे। ऐसा नहीं लिखना है। हमें लिखना है कि ऐसा कोई दल नहीं है जो अपराधियों को प्राथमिकता नहीं दे रहा। सारे दल की स्थिति यह है कि वो बाहुबलियों पर ध्यान जमाते, जाति पर ध्यान जमाते, स्थानीय समीकरण को ध्यान देते हैं और तब उम्मीदवार खड़ा करते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार कितना योग्य होगा और जनता के लिए कितना कल्याणकारी होगा, लोग इस पर संदेह प्रकट करते हैं। अपने को बचा लेना। मैं इस पर संदेह प्रकट करता हूं, ऐसा नहीं लिखना है। यह बात संदेहात्मक प्रतीत होती, तो ऐसा कहते तो उसमें हमको भी प्रतीत होती है और औरों को भी होती है। खुद को किसी के सपोर्ट या विरोध में नहीं जाना। ना हमको लालू जी का झंडा उठाना है, ना मोदी जी का उठाना है। हमको तटस्थ रहना है। और राजनीति में जो हो रहा है, अगर लालू जी समीकरण कर रहे हैं जाती है तो मोदी जी भी तो कर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि नहीं कर रहे। अगर यहाँ कोई लोग और दूसरे दल के लोग अगर बाहुबली खोज रहे हैं तो क्या वो नहीं खोज रहे? तो सब लोग राजनीति में एक जैसे, थोड़ा डिग्री में अंतर होता है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रॉन्ग या राइट स्टेप लेते हैं। अब पहले जितने प्रधानमंत्री हुए थोड़ा बहुत को छोड़कर, वो समझते थे कि यह एक पद है जो आराम करने के लिए मिला। कंसेप्ट दूसरा था। शुरू नेहरू जी से लेके आगे तक वो एक विचार ब्यूरोक्रेसी को दे देते थे, सबॉर्डिनेट्स को, आईएएस को एक विचार दे देते थे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। मोदी जी ने इन्वॉल्वमेंट अपना डाल दिया उसमें। चलो सेना के साथ काम करना है
तो एक बार सैनिकों के बीच चले गए। चलो अंतरिक्ष अनुसंधान करता काम कर रहे हैं, तो उनके बीच बैठकर चंद्रयान की गतिविधि उन्होंने देखी। पिछली बार देखी थी ना। तो उन्होंने ये कर दिया कि अपना इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ा दिया कि उनका एक्टिवनेस दिखता है, इसलिए मास जो है उनके साथ है। लेकिन इस सरकार की भी विफलताएं भी तो है। एक सबसे बड़ी विफलता तो इसकी है बेरोजगारी। नौजवानों के लिए इन्होंने रोजी का कोई वो देता है कांग्रेस वाला प्रचार में, है ना, बैग वोग लेके घर से निकलता है, हाँ, कहता है कि इसीलिए ई रिक्शा के लिए हमको, है ना, इसके लिए बनाया। तो वो अलग अलग बात है, पक्ष है, लेकिन टोटलिटी में एक सच्चाई है कि मोदी जी एक एक्टिव प्रधानमंत्री और विजनरी है और बदलने के प्रयत्न में रहते हैं। लेकिन किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं। इतना बड़ा देश है भारत, गरीब देश है, इतनी समस्याएं हैं यहाँ कि कोई भी जाएगा उस पद पर तो रातों रात कोई परिवर्तन नहीं लाए। सबसे बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार की है कि उसके आदेश देने से क्या होगा। जो एग्जीक्यूटिव है वो बदलने के लिए तैयार। अभी तो ऐसी जगह से मैं बोल रहा हूं कि प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे चल रहे, बड़े बड़े अधिकारी लोग कहेगा आपके पास सबूत है, नहीं है, सबूत नहीं है, इसीलिए खुलकर नहीं बोल पाते। लेकिन जो हो रहा है सोसाइटी में उससे सब अभी सारे लोग तो गलत तो हो ही रहा है। तो ऑनेस्ट, ईमानदार, प्रतिभाशाली लोगों को जगह कहां से मिलेगी। चलिए आज का क्लास यही खत्म रहेगा। कल क्या करना है, पत्र करना है, निबंध करना है? ठीक, ये सेशन एंड करने आता है किसी को, कर दो।